हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। सो आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग एनालिसिस करेंगे 22 तारीख का जो इवनिंग शिफ्ट का जो पेपर हुआ है सेकंड शिफ्ट में, इसमें क्वेश्चंस का लेवल कैसा रहा, सही आंसर क्या होने चाहिए, विद कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आपको मिलने वाला है। मॉर्निंग वाले अगर पेपर से कंपेयर करें तो ये जो पेपर है इसका लेवल स्लाइटली कम है, यानी ये आसान पेपर है ना। मॉर्निंग वाला तो थोड़ा टफ पेपर देखा गया लेकिन वो भी डुएबल था। लेकिन इस पेपर की बात करें तो यहां तो काफी सारे क्वेश्चंस आए हैं जो आपने पढ़े हुए थे। मैंने हमेशा से आपको एक बात कही है, अगर आपको याद हो तो मैंने कहा है कि बीपीएससी और एस्टेट का लेवल सेम है, और मैंने जो कोर्स लॉन्च किया है वो भी बीपीएससी और एस्टेट का सेम कोर्स है ना। काफी सारे कैंडिडेट्स कह रहे थे कि सर बीपीएससी का अलग लॉन्च कर दीजिए, एस्टेट का अलग लॉन्च कर दीजिए। मैंने क्या कहा, मैंने आपसे उसी समय कहा था कि एस्टेट एलिजिबिलिटी है, ये आप जब क्लियर करेंगे तभी आप बीपीएससी दे पाएंगे। तो इसका मतलब ये लोग करते क्या है कि बीपीएससी का क्वेश्चन एस्टेट में पूछ लेते हैं, एस्टेट का क्वेश्चन बीपीएससी में पूछ लेते हैं। ये पहले भी देखा गया, और यही देखते हुए 2024 का जो कोर्स लॉन्च किया था वो कंबाइन कोर्स लॉन्च किया था कि जितने भी टॉपिक एस्टेट में हैं वो आप बीपीएससी में पढ़िए, बीपीएससी वाले जितने भी टॉपिक्स हैं वो आप एस्टेट में पढ़िए। और मेरा कहना तो ये था कि सब कुछ पढ़ लो। क्यों? क्योंकि आप कंप्यूटर टीचर बनने जा रहे हैं, तो एक कंप्यूटर टीचर से क्या अनुमान लगाया जा सकता है कि उसको सब कुछ आता है। अगर कंप्यूटर टीचर बनने जा रहे हैं तो सिलेबस को छोड़ दीजिए और कंप्लीट तैयारी करिए। तभी तो मैंने बीपीएससी और एस्टेट का जो बैच है वो एक ही लॉन्च किया, अलग अलग नहीं लॉन्च किए। मैं भी चाहता तो कमाई करने के लिए अलग अलग लॉन्च कर देता ना, बीपीएससी का अलग कर देता, एस्टेट का अलग कर देता, दोनों लोग ज्वाइन करते, लोग बीपीएससी भी ज्वाइन करते, एस्टेट भी ज्वाइन करते, है ना। आप कैंडिडेट्स दोनों ज्वाइन कर लेते, भला तो मेरा होता। लेकिन मैंने क्या कहा, नहीं, एक कोर्स, वो भी 555 में, वो भी दोनों साथ में, ताकि क्वेश्चन कोई भी पूछे और आप आंसर कर लें। तभी तो आज जो कोर्स वाले कैंडिडेट हैं वो कह रहे हैं कि सर काफी सारे क्वेश्चंस आपके बिल्कुल डिट्टो कराए हुए आए। तो जो बात बोलते हैं वो एक्सपीरियंस से बोली जाती है। हमें पता था बीपीएससी खेल करेगा, है ना, यहां एस्टेट वाले क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो ये हमें पहले से पता था। आइए एक बार इसको एनालाइज करते हैं, हैव अ लुक। क्वेश्चन नंबर 71 क्या था? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एप्लीकेशन ऑफ स्टैक? स्टैक का एप्लीकेशन कौन सा नहीं है? करेक्ट आंसर है डेटा ट्रांसफर बिटवीन टू एसिंक्रोनस प्रोसेस, यानी बी इज द राइट वन। 72 वाला, व्हाट इज द नीड फॉर अ सर्कुलर क्यू? सर्कुलर क्यू की रिक्वायरमेंट क्या होती है? सर्कुलर क्यू का मतलब जिसकी स्टार्टिंग और बिगिनिंग को डिफाइन नहीं किया जा सकता, जो सर्कुलर मैनर में है ना, जो सर्कुलर क्यू डेटा स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है। ये सर्कुलर क्यू बनाई क्यों गई? ताकि हम मेमोरी की यूटिलाइजेशन को इफेक्टिव कर पाए, यानी इफेक्टिव यूजेज ऑफ मेमोरी, दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड एक्सटर्नल मेमोरी डेटा स्ट्रक्चर? कह रहा है ऐसा कौन सा मेमोरी डेटा स्ट्रक्चर है जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है? और हम लोग जानते हैं बाइनरी ट्री इज द करेक्ट आंसर। सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला कौन सा है? बी ट्री, दैट इज कॉल्ड बाइनरी ट्री। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 74 क्या कह रहा है? व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इंसर्टिंग एट द एंड ऑफ डायनेमिक एरे? डायनेमिक एरे के केस में आंसर क्या बनेगा? O1। अगर हम एक ही बार में, जैसे हम सपोज करिए आपसे कहें कि कोई ताश के पत्ते हैं और उनमें से आपको चूज करना है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? पहले नंबर का पत्ता उठाएंगे, यानी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी? 1। क्या आप बाकी के पत्ते भी उठा सकते हैं? जी हां, तो यानी n नंबर तक भी आप जा सकते हैं। तो इसका मतलब या तो 1 होगा या तो b होगा, यानी ईदर 1 और n। लेकिन यहां पर देखिए आप मोर देन 1 ऑफ द अबव दिया हुआ है, तो अब जब ऑप्शन ईदर और होता है तो क्या मोर देन 1 ऑफ द अबव होना चाहिए? नहीं। इसका मतलब यहां पर जो आपका बीपीएससी है ये आंसर मोर देन 1 ऑफ द अबव भी मान सकता है, क्योंकि पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। तो मेरे अकॉर्डिंग ईदर फर्स्ट और सेकंड होना चाहिए। हो सकता है यहां पर बीपीएससी डी को मान ले, है ना। देखते हैं, लेट्स सी आंसर की जब आएगी तब। व्हाट इज द नीड फॉर अ सर्कुलर क्यू? सर्कुलर, अच्छा 70 ये हो गया, 74, 75 लिंक लिस्ट आर नॉट सुटेबल फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ।
कह रहा है लिंक लिस्ट क्या है, ट्रेन के डिब्बे ही तो हैं जो पॉइंटर के द्वारा आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो यहां पर कह रहा है लिंक लिस्ट आर नॉट सुटेबल फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ रेडिक्स सॉर्ट होता है, इंसर्शन सॉर्ट होता है, बाइनरी सर्च नहीं होता। तो यहां पर बाइनरी सर्च का कोई भी योगदान नहीं है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉर्टिंग एल्गोरिथम कैन बी यूज्ड टू सॉर्ट अ रैंडम लिंक लिस्ट विद मिनिमम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। जब भी मिनिमम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात आएगी तो सबसे बढ़िया सॉर्टिंग कौन सी मानी जाती है, मर्ज सॉर्ट। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज मर्ज सॉर्ट। क्लियर है ये, बताइए मुझे। नेक्स्ट देखिएगा 77 नंबर, 76 था, ये रहा 77। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्री डेटा स्ट्रक्चर नॉट अ बैलेंस्ड बाइनरी ट्री। कह रहा है कौन सा ऐसा बाइनरी ट्री है जो बैलेंस नहीं है। बी ट्री कभी भी बैलेंस नहीं होता, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 78। विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन मेक यूज ऑफ अ सर्कुलर लिंक लिस्ट। कह रहा है ऐसी कौन सी एप्लीकेशन है जो सर्कुलर लिंक लिस्ट का यूज करती है। सर्कुलर लिंक लिस्ट का मतलब, सर्किल का मतलब एक के बाद एक के बाद एक सीक्वेंस, तो यानी एलोकेटिंग सीपीयू टू रिसोर्सेज। और आप देखिएगा सेम टू सेम क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था डेटा स्ट्रक्चर में, है ना। डेटा स्ट्रक्चर वाला उठा के देखिएगा, अभी डेटा स्ट्रक्चर करवाए थे ना, बेस्ट क्वेश्चंस करवाए थे डेटा स्ट्रक्चर के, बेस्ट 60 क्वेश्चंस। वहां से आप देखिएगा ये सेम टू सेम क्वेश्चन मैंने बताया था, एलोकेटिंग सीपीयू टू रिसोर्सेज ऑफ अ सर्कुलर लिंक लिस्ट। काफी सारे क्वेश्चंस करवाए हुए आए हैं एज इट इज। नेक्स्ट, विच डेटा स्ट्रक्चर आर कंसीडर्ड लीनियर। देखो पेपर ही आसान है ना, पेपर आसान होगा तो करवाए हुए आएंगे ही। विच डेटा स्ट्रक्चर आर कंसीडर्ड लीनियर, स्टैक आपका लीनियर है, जबकि ग्राफ और ट्री क्या है, नॉन लीनियर है। नेक्स्ट, व्हाट इज द वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द बाइनरी ट्री सॉर्ट। बाइनरी ट्री सॉर्ट की जो वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो क्या होगी, O(n)² होगी। तो यानी सी इज द करेक्ट आंसर। ये भी डिट्टो करवाया हुआ क्वेश्चन है और कहा था ये क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, देखो आ गया। नेक्स्ट, कंसीडर द ओरिजिनल एरे 17 एंड 17 8 12 4 26। कह रहे एक एरे दिया हुआ है 17 8 12 4 26। हाउ मेनी कंपैरिजंस आर नीडेड टू कंस्ट्रक्ट द बीएसटी ऑन द ओरिजिनल एरे। कितने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए। तो ये क्वेश्चन भी मुझे लग रहा है इस तरीके का करवाया था, सेम नहीं करवाया था। आंसर क्या होगा, 10। नेक्स्ट, बेलमैन-फोर्ड एल्गोरिथम इज द एग्जांपल। ये तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। बेलमैन-फोर्ड एल्गोरिथम किसका एग्जांपल है, डायनेमिक प्रोग्रामिंग का। डायनेमिक प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि हम किसी भी डेटा को आसानी से एक्सेस कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड अ डायनेमिक प्रोग्रामिंग। और इसके लिए किसका यूज करते हैं, बेलमैन-फोर्ड एल्गोरिथम का। नेक्स्ट, फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम सॉल्व मोस्ट एफिशिएंट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गोरिथम। ग्रीडी एल्गोरिथम, यानी सबसे बेस्ट अगर एल्गोरिथम नैपसैक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मानी जाती है तो वो कौन सी है, ग्रीडी है। नेक्स्ट, हु पब्लिश द फर्स्ट सॉल्यूशन ऑफ द 8 क्वीन पजल। जब भी 8 क्वीन पजल की बात होती है या 16 क्वीन पजल की बात होती है, आंसर क्या आता है, फ्रांस नॉक। इन्होंने पब्लिश करी थी, ये फाउंडर हैं किसके। अब फाउंडर के नाम याद रख पाना इतना आसान नहीं है ना, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है क्योंकि बहुत सारे नाम हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि 8 क्वीन पजल इंपॉर्टेंट है तो इसके नाम आपको याद होना चाहिए, दैट इज फ्रांस नॉक। 85, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ सिलेक्शन सॉर्ट। सिलेक्शन सॉर्ट का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, इट रिक्वायर्स ओनली n स्वैप अंडर एनी कंडीशंस। ये n स्वैप ही रिक्वायर करती है। देखो सिलेक्शन सॉर्ट क्या है, आपको n नंबर ऑफ आइटम में से एक सिलेक्ट करना है। जैसे सपोज करिए आप किसी शॉप में गए, उसने आपको कई सारे कपड़े दिखाए, आपने उनमें से एक ड्रेस को फाइनल किया। क्या है, इट रिक्वायर्स ओनली n स्वैप अंडर एनी कंडीशन। तो आपने सिलेक्शन सॉर्ट में क्या किया, n नंबर ऑफ आइटम्स में से उसको चुन लिया। करेक्ट आंसर क्या होगा, इट रिक्वायर्स ओनली n स्वैप। नेक्स्ट, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द कमांड इंटरप्रेटर। कमांड इंटरप्रेटर का मेन काम क्या होता है, टू गेट एंड एग्जीक्यूट द नेक्स्ट यूजर स्पेसिफाइड कमांड। अगले कमांड को गेट करना ही कमांड काम किसका है,
कमांड इंटरप्रेटर का ऑपरेटिंग सिस्टम में इसका यूज किया जाता है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, कह रहा है इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है, तो करेक्ट आंसर है कर्नल इज मेड अप ऑफ वेरियस मॉड्यूल्स विच कैन नॉट बी लोडेड इन रनिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी ये हो जाएगा करेक्ट आंसर 87 का ए। 88, बहुत सरल सा क्वेश्चन 88 दिया हुआ है, बहुत आसान है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, RT Linux रियल टाइम है, बताया था मैंने। VxWorks रियल टाइम है, ये भी बताया था। पाल्म ऑपरेटिंग सिस्टम रियल टाइम नहीं है, ये आप सब जानते हैं, ये बिल्कुल कॉपी पेस्ट किया हुआ क्वेश्चन है ऑपरेटिंग सिस्टम का, है ना, तो इसमें कोई भी तकलीफ नहीं हुई होगी। व्हाट डज OS X हैज, कह रहा है जो ऑपरेटिंग सिस्टम X है ये क्या है, ये हाइब्रिड कर्नल का यूज करता है ना, क्योंकि ये एक्सटेंडेड मोड में काम करेगा और जितने भी एक्सटेंडेड मोड के होंगे ये बेसिक प्रॉपर्टी को भी एक्वायर करेंगे, मीडियम प्रॉपर्टी को भी एक्वायर करेंगे, तो इसे क्या बोलते हैं, हाइब्रिड कर्नल। 90, इन अ टाइम शेयर ऑपरेटिंग सिस्टम when the time slot assigned to a process is completed, the process switch from the current state से process कहां switch हो जाएगा, ready state में, और ready state का मतलब क्या होता है, RAM, तो current state से कहां पर आ जाएगा process, RAM में आ जाएगा। 91, a deadlock avoidance algorithm dynamically examine resource allocation state to ensure that a circular wait condition can never exist, सर्कुलर वेट कंडीशन कभी नहीं आएगी, इसके लिए क्या करेंगे, रिसोर्स को एलोकेट करते रहेंगे, और अगर रिसोर्स को एलोकेट करते रहेंगे तो क्या वेट कंडीशन को अवॉइड कर पाएंगे, जी हां, दैट अ सर्कुलर वेट कंडीशन विल नेवर एग्जिस्ट, क्योंकि हम रिसोर्सेज अगर एलोकेट करते जा रहे हैं तो वेटिंग स्टेज आएगी ही नहीं, तो आंसर क्या होगा, रिसोर्स एलोकेशन स्टेट। 92, द ऑपरेटिंग सिस्टम मेंटेन अ फ्रेम टेबल that keeps track of how many frames have been allocated, क्वेश्चन में ही आंसर दे दिया है, फ्रेम लिखा हुआ है, आंसर क्या हो जाएगा, फ्रेम। 93 नंबर क्वेश्चन गाइस, फॉर रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरप्ट लेटेंसी शुड बी, रियल टाइम, अगर हम रियल टाइम की बात करते हैं, चाहे ऑपरेटिंग सिस्टम की, चाहे रियल टाइम जब आप वीडियोस को वॉच कर रहे होते हैं, तो इस केस में लेटेंसी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। कम का मतलब मिनिमम, मिनिमम को मिनिमल भी बोल सकते हैं। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैक बेस्ड आईडीएस, स्टैक बेस्ड आईडीएस का मतलब क्या है, दे आर इंटीग्रेटेड क्लोजली विद द टीसीपी आईपी स्टैक एंड वॉच पैकेट्स। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन पूछा गया था, आईडीएस की फुल फॉर्म तो हमने करवाई थी, लेकिन इतने डिटेल में इसके बारे में नहीं बताया था। नेक्स्ट, ऑन सिस्टम वेयर देयर आर मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम द डिसीजन टू लोड अ पार्टिकुलर वन इज डन बाई, किसके द्वारा, बूट लोडर के द्वारा। हम लोग जानते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम में जितनी भी बूटिंग प्रोसेस होता है, चाहे वो रैम को लोड करने का हो, चाहे जितना भी बायोस का लोड करने का प्रोसेस है, ये कौन मैनेज करता है, बूट लोडर। तो आंसर क्या होगा, बूट लोडर इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट 96, व्हाट इज कंपैक्शन, बहुत ही फेमस क्वेश्चन, अगर आपने केवीएस का प्रीवियस ईयर का पेपर देखा हो, एनवीएस का पेपर देखा हो, DSSB का प्रीवियस ईयर का पेपर देखा हो, तो आपको यहां पर 90% क्वेश्चंस वही मिल जाएंगे जो इन सब एग्जाम्स में पूछे गए। तो इन्होंने किया क्या है, इन्होंने प्रीवियस ईयर पेपर्स डाउनलोड किए और वहां पर आपसे क्वेश्चन को मिक्स करके पूछ लिया। तो केवीएस केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और DSSB, इनके अगर आपने प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखे होंगे तो सेम टू सेम क्वेश्चन आपको यहां पर मिल रहे होंगे। What is compaction? A technique for overcoming external fragmentation. External fragmentation को solve करने का जो process है उसको क्या बोलते हैं, compaction. Next, what is the reason for using the MFU page replacement algorithm? जब भी place replacement algorithm की बात होगी, आंसर क्या बनेगा, less used page has more chances to be used again. जो कम यूज हो रहे हैं उनको बार बार इस्तेमाल किया जाए, that is called page replacement algorithm. 98, which type of data can be stored in the database? डेटाबेस में किस तरीके के डेटा को स्टोर किया जाता है, टेक्स्ट फाइल्स कंटेनिंग डेटा, इमेज ओरिएंटेड डेटा, डेटा इन द फॉर्म ऑफ ऑडियो और वीडियो, हर तरीके के डेटाबेस को स्टोर किया जाता है। तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑल ऑफ दीज है नहीं, तो करेक्ट आंसर इज मोर देन वन ऑफ दी अबव।
98 का डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ डीबीएमएस? डीबीएमएस का कौन सा फीचर नहीं है? हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी, हां। सपोर्ट एसिड प्रॉपर्टी, एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी है। सिंगल यूजर एक्सेस ओनली नहीं, मल्टीपल यूजर इसको एक्सेस कर सकता है, दैट इज द फीचर। तो सी हमारा हो गया कि नॉट अ फीचर ऑफ डीबीएमएस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द डेटाबेस? डेटाबेस का फंक्शन कौन सा नहीं है? क्या डेटाबेस का कोई भी रिलेशन कोडिंग से होता है? नहीं। एनालाइजिंग अ कोड इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द डेटाबेस, जबकि मैनेजिंग एंड मैनिपुलेटिंग द स्टोर्ड डेटा, सिक्योरिटी, ये सब तो ऑप्शंस हैं, लेकिन एनालाइजिंग कोड ये नहीं होता। नेक्स्ट, विच कमांड इज यूज्ड टू रिमूव अ रिलेशन फ्रॉम एसक्यूएल? रिलेशन का मतलब स्वाहा। हम डेटाबेस को स्वाहा करने के लिए क्या करते हैं? ड्रॉप का यूज करते हैं, तो आंसर क्या होगा? ड्रॉप टेबल। नेक्स्ट, which form have a relation that contain the information about a single entity that is called a 4NF? है ना, यहां पर सिंगल एंटिटी की जब भी हम बात करते हैं तो कई बार 1NF भी लिखते हैं, क्योंकि 1NF में हम लोग क्या करते हैं? सिंगल एट्रीब्यूट की बात करते हैं, लेकिन सिंगल एंटिटी के केस में आंसर क्या बनेगा? 4NF। नेक्स्ट, द टॉप लेवल ऑफ द हायरार्की कंसिस्ट ऑफ डैश, ईच ऑफ विच कैन कंटेन। टॉप लेवल हायरार्की की अगर बात करते हैं तो क्या होगा? कैटलॉग होगा, और कैटलॉग क्या कंटेन करेगी? स्कीमा। स्कीमा किसके द्वारा क्रिएट किया जाता है? डीडीएल के द्वारा, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के द्वारा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू द टेक्नोलॉजी डिप्लॉयड बाय डीबीएमएस? कह रहे डीबीएमएस में जो टेक्नोलॉजी डिप्लॉय की जाती है उसके अकॉर्डिंग करेक्ट क्या है? आप जानते हैं लॉग्स आर यूज्ड टू मेंटेन द ट्रांजैक्शनल इंटीग्रिटी एंड कंसिस्टेंसी। जब भी हम इंटीग्रिटी और कंसिस्टेंसी की बात करते हैं एसिड प्रॉपर्टी में, तो हम किसका यूज करते हैं? लॉग्स का। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, देखो होता क्या है ना कि हम यहां पर बैठकर, क्योंकि एक्सपीरियंस है तो हमें तो एक क्वेश्चन कई बार देखने को मिल जाते हैं, तो क्वेश्चन रट से जाते हैं, लेकिन जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तो इतना आसान नहीं होता क्वेश्चन का आंसर करना, है ना, क्योंकि वहां पर आपको एग्जाम का प्रेशर होता है और उसमें जो पढ़ा होता है वो भी भूल जाते हैं, है ना। तो पेपर का लेवल टफ नहीं था, बस ये था कि पेपर जो क्वेश्चंस आए वो बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस आए। तो अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा तभी आप यहां पर आंसर कर पाएंगे। व्हाट इज एन इंस्टेंस ऑफ डेटाबेस? बिल्कुल टू द पॉइंट क्वेश्चन पूछ लिया गया प्रीवियस ईयर वाला। इंस्टेंस ऑफ अ डेटाबेस का मतलब क्या है? द स्टेट ऑफ द डेटाबेस सिस्टम एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। किसी भी टाइम पर जो डेटाबेस की स्टेट यानी कंडीशन होती है, दैट इज कॉल्ड ए इंस्टेंस ऑफ अ डेटाबेस। नेक्स्ट, what is the term for an end point of an inter process communication flow across a computer network? क्या होगा? सॉकेट होगा। जब भी एंड पॉइंट्स की बात की जाएगी हम किस पर बात करते हैं? सॉकेट्स पर बात करते हैं। तो करेक्ट आंसर 106 का क्या हो गया? सी। 107 बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। विच लेयर डज द डेटा लिंक लेयर टेक पैकेट फ्रॉम इनकैप्सुलेट देम इनटू फ्रेम्स फॉर ट्रांसमिशन? क्या होगा? नेटवर्क लेयर होगा। कौन सी लेयर लेती है? तो हम जानते हैं कि डेटा लिंक लेयर के ऊपर जो लेयर होती है वो कौन सी होती है? नेटवर्क लेयर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? नेटवर्क लेयर। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ नेटवर्क शेयर द कम्युनिकेशन चैनल एमंग ऑल द मशीन्स? सभी मशीन्स की बात हो रही है, तो यानी ब्रॉडकास्ट करने की बात हो रही है, और ब्रॉडकास्ट के लिए क्या होगा? ब्रॉडकास्ट नेटवर्क। नेक्स्ट, विच टोपोलॉजी रिक्वायर्स अ मल्टी पॉइंट कनेक्शन? बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन। मल्टी पॉइंट कनेक्शन का मतलब एक केबल और उस एक केबल से कई सारी नोड्स कनेक्टेड हैं, यानी आंसर क्या होगा? बस टोपोलॉजी। नेक्स्ट, व्हेन डिस्कसिंग आईडीएस आईपीएस व्हाट इज द सिग्नेचर? जब आईडीएस और आईपीएस ये अटैक भी होते हैं, इस तरीके के अटैक से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं? एक स्पेशल सिग्नेचर का यूज करते हैं, इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। तो ये क्या है? अटैक डेफिनेशन फाइल कहलाती है ना, क्योंकि ये स्पेशल तरीके के अटैक से बचने के लिए इनका यूज किया जाता है ना। जैसे इंक्रिप्शन है, डिक्रिप्शन है, डीएफएस है, ऐसी कई सारी चीजों को हम यहां पर अप्लाई करते हैं। डिजेक्स्ट्रा है ना, उसका भी यूज यहां पर करते हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 111 111, ये भी आसान सा क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क एक्सटेंड अ प्राइवेट नेटवर्क अक्रॉस पब्लिक नेटवर्क?
प्राइवेट नेटवर्क को पब्लिक नेटवर्क में एक्सटेंड करने के लिए किसका यूज करते हैं? वीपीएन का, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का, है ना। ये तो बहुत कॉमन चीज है, प्रैक्टिकली भी हम लोग करते हैं इसका यूज। व्हाट टाइप ऑफ ट्रांसमिशन इज इन्वॉल्व्ड इन कम्युनिकेशन बिटवीन अ कंप्यूटर एंड अ कीबोर्ड? ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन। कीबोर्ड और कंप्यूटर के बीच में जो कम्युनिकेशन होगा वो कैसा होगा? एक ही डायरेक्शन में होगा, और एक डायरेक्शन का मतलब क्या होगा? सिंप्लेक्स। नेक्स्ट, हु प्रपोज द स्पाइरल मॉडल? स्पाइरल मॉडल को बेरी बोहेम मॉडल के नाम से भी जानते हैं, है ना। जब आपने स्पाइरल मॉडल पढ़ा होगा जहां पे रिस्क प्रोबेबिलिटी काफी होती है, यहां पे बेरी बोहेम मॉडल के नाम से भी इसको जानते हैं। तो करेक्ट आंसर इज बेरी बोहेम। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। सॉफ्टवेयर पैच इज डिफाइंड एज, पैचेस का मतलब क्या होता है? सॉफ्टवेयर को रिपेयर करने के लिए ऑनलाइन मोड में फ्री पैचेस अवेलेबल हैं। तो सॉफ्टवेयर पैच का मतलब क्या है? कि आपने इमरजेंसी फिक्स कर दिया। जैसे कोई सॉफ्टवेयर में बग आया, आपने बग के रिगार्डिंग गूगल में सर्च किया कि ये बग कैसे सॉल्व होगा, और इसके रिगार्डिंग आपको पैचेस अवेलेबल मिल गए। तो ये क्या है? इमरजेंसी फिक्स है। तुरंत आपने इस प्रॉब्लम को क्या किया? फिक्स कर दिया। नेक्स्ट, 4GT मॉडल इज अ सेट ऑफ। अब देखो सॉफ्टवेयर टूल, है ना, बहुत ही अंदर जाकर ये क्वेश्चन पूछा गया है सॉफ्टवेयर टूल में कि 4GT मॉडल का इस्तेमाल किसमें किया जाता है? सॉफ्टवेयर टूल्स को बनाने के लिए। जब भी हम सॉफ्टवेयर टूल्स को क्रिएट करते हैं, वहां पर एक मॉडल बहुत ज्यादा फेमस है, दैट इज कॉल्ड 4GT मॉडल, जिस पर हम कॉस्ट पर बात करते हैं, जिस पे क्वालिटी पे बात करते हैं, जिसके प्रोडक्ट के नेचर पर बात करते हैं, कस्टमर सेटिस्फेक्शन पर बात करते हैं, है ना। दैट इज कॉल्ड 4GT मॉडल इज अ सेट ऑफ सॉफ्टवेयर टूल। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सॉफ्टवेयर प्रोसेस क्वालिटी? कह रहा है इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर प्रोसेस क्वालिटी का पार्ट नहीं है? टाइमलीनेस है, विजिबिलिटी है, पोर्टेबिलिटी है, मोर देन वन ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव? तो नॉट और नॉट मिलके क्या बन जाएगा? यस, यानी करेक्ट आंसर इज नन ऑफ द अबव। ऑप्शन नंबर ई इज द करेक्ट वन। ठीक, 117 वाला देखो, विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर ऊप्स कॉन्सेप्ट? डिट्टो क्वेश्चन करवाया हुआ है। अभी जो हमने कल ही सेशन लिया था C++ और ऊप्स में, देखिएगा सेम क्वेश्चन वहां पर आपको देखने को मिलेगा। एक बार देखिए, C++ और ऊप्स के हमने बेस्ट 75 क्वेश्चंस का सेशन लिया था कल ही, और वहां पर ये क्वेश्चन आपको डिट्टो देखने को मिलेगा। क्या है? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस। कौन सा ऊप्स कॉन्सेप्ट में नहीं आता? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस ये नहीं आता, क्योंकि C++ क्या है? एक तरीके से प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी है। तो ऊप्स कॉन्सेप्ट क्या होगा? प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इन विच एक्सेस शुड अ कंस्ट्रक्टर बी डिफाइंड सो दैट ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास कैन बी क्रिएटेड इन एनी फंक्शन? बहुत ही सिंपल सा, एनी फंक्शन की बात हो गई। तो एनी फंक्शन यानी किसी भी फंक्शन में कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया जाएगा ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास में, किसमें? पब्लिक मैनर में। तो करेक्ट आंसर इज बी, है ना। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ प्रोटोकॉल इज HTTP? HTTP कैसी प्रोटोकॉल है? स्टेटलेस प्रोटोकॉल है। हम जानते हैं HTTP प्रोटोकॉल क्या करती है? रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स जनरेट करती है, और रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स प्रोटोकॉल को क्या बोला जाता है? स्टेटलेस। इसकी फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो क्या ये ट्रांसफर प्रोटोकॉल भी है? जी हां। तो ऑप्शन सी भी सही हो गया, ए भी सही और सी भी सही। तो बल्ले बल्ले करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मोर देन वन ऑफ द अबव। कितना आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट, व्हाट डज माइम स्टैंड्स फॉर? हमने आपको बताया था कि मेल सेंड करने के लिए SMTP का यूज होगा, मेल रिसीव करने के लिए POP3 का यूज होगा, और अटैचमेंट के लिए माइम का यूज होगा, है ना। जब भी किसी अटैचमेंट की बात करेंगे तो किसका यूज होगा? माइम, मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। ए इज द राइट वन। नेक्स्ट, विच ऑफ द लूपिंग स्टेटमेंट इज और आर सपोर्टेड बाय PHP? बताओ। अब PHP क्यों पूछा इन्होंने? पता नहीं, पूछ लिया, इनका मन है ना, पेपर को थोड़ा टफ बना दिया जाए, PHP भी पूछ लिया, जबकि ये सिलेबस में है ही नहीं, है ना। पाइथन तो पढ़नी है, लेकिन PHP हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर, है ना, इससे भी क्वेश्चन पूछ ले गया। फिलहाल इसका करेक्ट आंसर है सी, फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप, फॉर ईच लूप, ये सारे लूप आपके सही हैं। तो यानी आंसर क्या बनेगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ भी दिया है और मोर देन वन ऑफ द अबव भी दिया है, तो यहां पर मोर देन वन ऑफ द अबव भी मान सकते हैं और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ भी मान सकते हैं, है ना। डिपेंड करेगा कि वो किसको सही मानता है, लेकिन इस तरीके का क्वेश्चन अगर दें तो मोर देन वन ऑफ द अबव जैसे ऑप्शंस को नहीं देना चाहिए,
है ना, क्योंकि फिर कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा ना, ये सारे सही हैं और मोर देन वन ऑफ दी अबव भी कह रहा है, तो कैंडिडेट सी में आंसर लगाए या डी में आंसर लगाएं? कंफ्यूजन है या नहीं? नेक्स्ट, विच फंक्शन शुड वी यूज टू सॉर्ट द एरे इन नेचुरल ऑर्डर? अगर हमें नेचुरल ऑर्डर में किस सॉर्टिंग करनी है तो हम किसका यूज करेंगे? नेट के सॉर्ट का यूज करेंगे, यानी नेट के सॉर्ट इज द राइट आंसर। 123, व्हाट आर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस? स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस जैसे हम सपोज करिए बात करते हैं जावा स्क्रिप्ट की, तो द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट आर सिंपलर एंड ऑफर सेम प्रोटेक्शन, बिल्कुल सही। जावा स्क्रिप्ट क्या है? एक सिंपल है और सेम लेवल की प्रोटेक्शन को प्रोवाइड भी करती है, तो इसका आंसर क्या बनेगा? ए। नेक्स्ट, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन एनएफए इज नॉट क्लोज्ड? कह रहा है कौन से ऑपरेशन में एनएफए क्लोज नहीं है, तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा दैट इज नन ऑफ द अबव, ई इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, कुछ क्वेश्चंस का लेवल आपका गेट लेवल का था, है ना, जहां पर बहुत इन डेप्थ पूछ लिया गया, तो अराउंड 15 क्वेश्चंस को अगर हम छोड़ दें, है ना, 15 से 18 क्वेश्चन को जो कि टफ लेवल के थे, बाकी पेपर आपका मॉडरेट टू मॉडरेट ही कह सकते हैं, बहुत इजी तो नहीं कह सकते, है ना, मॉडरेट लेवल का पेपर था। लेट टी इज इक्वल टू पी क्यू आर एस टी द नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स इन एस ऑफ लेंथ 4 सच दैट नो सिंबल्स कैन बी रिपीटेड। बहुत आसान है, पी क्यू आर एस टी का मतलब 5, अगर 5 का फैक्टोरियल लेते हैं तो क्या बनेगा? 5 4 3 2 1, 5 4 3 2 1 को मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा? 120, यानी बी इज द करेक्ट आंसर। तो डिट्टो आपका ये DSSB का भी पेपर हुआ है ना, उसका सेम टू सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर वाला 120 रटा हुआ है आंसर। तो इस तरीके की प्रिपरेशन करो कि आंसर रट जाए, है ना, भले ही आप उसको समझ के करें, लेकिन जब आपके सामने आए तो आपके अरे ये तो पड़ा हुआ क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रिंग डज नॉट बिलोंग टू द गिवन रेगुलर एक्सप्रेशन? ए प्लस CBA। तो आपको यहां पर स्ट्रिंग मैच करके देखनी होगी कि इस स्ट्रिंग में ये CBA वाला पार्ट कैसे मैच हो रहा है। करेक्ट आंसर होगा आपका बी, दैट इज द राइट वन। द फॉलोइंग डिनोशंस बिलोंग टू विच टाइप ऑफ द लैंग्वेज? G इज इक्वल टू VTPS। द करेक्ट आंसर इज कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, यानी यहां पर जो आपका आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? 127 का ए बनेगा, दैट इज कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन IoT प्लेटफॉर्म? आसान सा क्वेश्चन। IoT का मतलब होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आप जानते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एज्योर क्लाउड प्लेटफॉर्म है जिसमें IoT का यूज किया जाता है। Amazon वेब सर्विस AWS क्लाउड प्लेटफॉर्म है, IoT का यूज किया जाता है। फ्लिपकार्ट में IoT का यूज नहीं करते, तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? फ्लिपकार्ट इज नॉट एन IoT प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट, विच लेयर इज यूज्ड फॉर वायरलेस कनेक्शन इन IoT डिवाइस? IoT डिवाइस में जो वायरलेस कनेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये किस लेयर पर है? द आंसर इज डेटा लिंक लेयर। जितनी भी वायरलेस चीजों के बारे में बात होगी IoT में, वो सबकी सब कहां जा रही होगी? डेटा लिंक लेयर में। तो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 129 का C। 130 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेंसर इन IoT? इनमें से कौन सा सेंसर नहीं है IoT में? DHT11 सेंसर है, BMP280 बहुत फेमस सेंसर है, फोटो रेजिस्टर ये भी है। तो यानी ये सभी के सभी सेंसर हैं और यहां क्या दिया है? नॉट। नॉट और नॉट मिलके क्या बन जाएगा? यस, यानी करेक्ट आंसर इज नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट, IoT गेटवे मस्ट प्रोवाइड। IoT का जो गेटवे है ना, गेटवे का काम क्या होता है? सिक्योरिटी, और सिक्योरिटी क्या करेगी? प्रोटोकॉल एब्स्ट्रैक्शन करेगी। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है हाइड करना, तो गेटवे क्या करेगा? चीजों को हाइड करेगा, यानी अलाउ नहीं करेगा जब तक उसको परमिशन नहीं होगी, जब तक उसको ये नहीं लगेगा कि ये चीज सिक्योर है तब तक अलाउ नहीं करेगा। तो आंसर क्या बन जाएगा? प्रोटोकॉल एब्स्ट्रैक्शन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? AI की एप्लीकेशन क्या है? लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, टेक्स्ट एनालिसिस एंड NLP। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जो हमें Amazon, जो हमें अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में देखने को मिलता है, जैसे Siri हो गया, है ना, Bixby हो गया, आपका गूगल की जो वॉइस सर्विस हो गई उसमें हो गया, इन सभी में NLP सर्विस का यूज होता है। तो करेक्ट आंसर क्या है? लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। नेक्स्ट, 133, व्हाट डज द Bayesian नेटवर्क प्रोवाइड? क्या करता है? कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ द डोमेन, डोमेन की कंप्लीट नॉलेज प्रोवाइड करता है।
विच सर्च मेथड टेक्स लेस मेमोरी, ये तो आसान सा क्वेश्चन है। डीएफएस जो है वो सबसे कम मेमोरी कंज्यूम करता है, तो करेक्ट आंसर होगा डेप्थ फर्स्ट सर्च। ई कॉमर्स हैज डैश स्कोप देन ई बिजनेस फॉर डिजिटल बिजनेस। अब देखो ई कॉमर्स से भी बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन पूछा गया है ना, ऐसे क्वेश्चन की उम्मीद की नहीं जा सकती। आईक्यू यूज करना होगा कि ई कॉमर्स हैज नैरोअर स्कोप देन द ई बिजनेस और डिजिटल बिजनेस। जो ई कॉमर्स है उसका स्कोप क्या है, नैरो है। किसके कंपैरिजन में, डिजिटल बिजनेस के कंपैरिजन में। तो जब डिजिटल बिजनेस तो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है ना, वहां पर एक छोटा सा प्लेटफॉर्म है जो सिर्फ पेमेंट के लिए यूज किया जाता है, दैट इज कॉल्ड ई कॉमर्स है ना। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड ई कॉमर्स, तो नैरोवर होगा। The e-commerce commercial enterprise model specifically specializes in selling services on products online. ऑनलाइन चीजों को बेचना क्या है, डिजिटल सेलिंग की बात हो रही है, यानी ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग की बात हो रही है, यानी 136 का ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, रियल टाइम स्ट्रीमिंग प्रोटोकॉल इज यूज्ड। कह रहा है जो रियल टाइम स्ट्रीमिंग प्रोटोकॉल है, जैसे अगर लाइव कनेक्टिविटी होती है तो उस समय जो प्रोटोकॉल यूज होगी वो कौन सी होगी, रियल टाइम स्ट्रीमिंग प्रोटोकॉल। और इसका यूज क्यों किया जाता है, फॉर एस्टैब्लिशिंग एंड कंट्रोलिंग मीडिया सेशंस बिटवीन एंड पॉइंट। दोनों ही एंड पॉइंट को जोड़े रखने के लिए रियल टाइम स्ट्रीमिंग प्रोटोकॉल का यूज होगा। यही रीजन था, मैंने कहा था बीपीएससी और एस्टेट को मर्ज करके पढ़ो, तभी जाकर बेड़ा पार होगा। अलग अलग करेंगे तो ना बीपीएससी क्लियर होगा ना एस्टेट क्लियर होगा। समझ में आया अब इसकी इंपॉर्टेंस। नेक्स्ट, द एक्सपेंशन ऑफ एमआईडीआई, बताया था एमआईडीआई की फुल फॉर्म क्या है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। म्यूजिक वाले जितनी भी ड्राइवर्स है उनको कनेक्ट करने के लिए किसका यूज होता है, एमआईडीआई कार्ड का, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस कार्ड का। नेक्स्ट, द डैश इनपुट एड्रेस द डिफरेंट स्टाइल ऑफ डिफरेंट यूजर्स। कैसा इनपुट एड्रेस डिफरेंट स्टाइल और डिफरेंट यूजर्स के लिए यूज किया जाएगा, द करेक्ट आंसर इज मल्टी सेंसरी। मल्टी सेंसरी का मतलब जो आपके स्मार्टफोन्स में जो सेंसर लगे होते हैं है ना, दीज सेंसर्स आर कॉल्ड एज मल्टी सेंसरी। क्या होता है, जब आप कोई गलत पैटर्न पर क्लिक करते हैं, जब आप कोई गलत पैटर्न ड्रॉ करते हैं तो आपका जो मोबाइल फोन है वो हल्का सा वाइब्रेट करता है। दैट टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड मल्टी सेंसरी। कई सारे सेंसर्स का यूज किया जाता है जिसकी वजह से प्रोटेक्शन इंक्रीज हो जाता है, दैट इज कॉल्ड मल्टी सेंसरी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूटिलिटी ऑफ डीबीएमएस। डीबीएमएस की यूटिलिटी कौन सी नहीं है, डेटा को लोड करना है, बैकअप करना है, प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन से कोई लेना देना ही नहीं है ना। कहां डीबीएमएस और कहां प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन, कोई रिलेशन नहीं। तो थोड़ा सा आईक्यू भी अगर आपने लगाया होगा तो यहां पर सही कर दिया होगा। देखो लगाया भी है ना, बिल्कुल सही किया इस पर्सन ने, इस कैंडिडेट ने बिल्कुल सही आंसर लगाया है। नेक्स्ट, द ऑक्टल नंबर 651.124 इज इक्विवेलेंट टू। क्या ऑक्टल नंबर को डायरेक्ट आप कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं। ऑक्टल नंबर को अगर आपको कन्वर्ट करना है तो आपको किस में कन्वर्ट करना होगा, हेक्साडेसिमल में। और हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए 4-4 के पेयर्स बनाएंगे और कन्वर्ट कर लेंगे। इस तरीके के क्वेश्चंस हमने जो अभी 1 से लेकर 14 तक जो सेशंस लिए वहां पर भी करवाए थे, और प्रीवियस ईयर में ऐसा क्वेश्चन पूछा भी गया था है ना, जिसमें आप पहले ऑक्टल को किस में कन्वर्ट करेंगे, हेक्साडेसिमल में, 4-4 के पेयर बनाएंगे और फिर कन्वर्ट करेंगे। तो करेक्ट आंसर क्या है, 1A9.2A। नेक्स्ट, विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट इन डिजिटल सर्किट रिप्रेजेंट अ फंक्शन ऑफ द स्विचिंग टाइम ऑफ अ पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन। क्या होगा, प्रोपोगेशन डिले होगा। जब भी डिजिटल सर्किट में स्विचिंग टाइम के बारे में बात हो रही होगी तो वो डिले क्या कहलाता है, प्रोपोगेशन डिले के नाम से माना जाता है। व्हाट आर द बेसिक गेट इन मॉस लॉजिक फैमिली। बेसिक गेट कौन कौन से होते हैं एमओएस के सेंस में, 2, यूनिवर्सल गेट, नैंड और नॉर। क्या नैंड दिया है, नॉर दिया है, जी हां, यानी बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हाउ मेनी एंड गेट्स आर रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट अ 4-bit पैरेलल मल्टीप्लायर इफ 4 bit पैरेलल बाइनरी एडर्स आर गिवन। ये क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स था है ना, बहुत ही टफ क्वेश्चन। आप आसानी से इसका आंसर नहीं कर सकते जब तक आपके माइंड में पूरा वो फ्रेमवर्क ना बना हो, बिल्कुल बेसिक से जब तक आपने बाइनरी एडर को ना पढ़ा हो। तो ये टफेस्ट क्वेश्चन में से है। करेक्ट आंसर होगा 16 टू इनपुट एंड गेट्स। नेक्स्ट,
A priority encoder has 4 input I0, I1, I2, I3, I has the highest priority and I0 has the least priority. If I2 is 1, what will be the output? 1, 0 is the right answer. Next, which of these pins will allow to activate and deactivate a multiplexer? Enable pin. Enable पिन के द्वारा आप मल्टीप्लेक्सर को एक्टिवेट भी कर सकते हैं और डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फुल फॉर्म ऑफ सिस्क? सिस्क, रिस्क, इनकी फुल फॉर्म्स तो पढ़ी है हम लोगों ने, है ना. टाइप्स ऑफ प्रोसेसर, सिस्क प्रोसेसर, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, रिस्क रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, है ना. और इसके बारे में डिटेल में हम लोग ने अभी बात भी करी थी जब अब मल्टीपल टेस्ट हम लोग ने लिए थे, है ना. तो 14 जो टेस्ट लिए थे वहां से भी काफी सारे आपको क्वेश्चंस देखने को मिले. लेकिन अगर आपने कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ा है तब जाकर इन पेपर्स को आप सॉल्व कर पाएंगे, डायरेक्ट नहीं, है ना. क्योंकि कुछ क्वेश्चंस तो डायरेक्ट हैं, कुछ इनडायरेक्ट क्वेश्चंस हैं. तो दोनों तरीके के मिक्स क्वेश्चंस यहां पर दिए गए. 18 से लगभग कम से कम 20 क्वेश्चन जो थे वो टफेस्ट है. नेक्स्ट, लेकिन डुएबल है, किए जा सकते हैं. इन ऑर्डर टू रीड मल्टीपल बाइट्स ऑफ अ रो एट द सेम टाइम वी मेक यूज ऑफ. रीड मल्टीपल बाइट्स, कई सारी बाइट्स को रीड करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? ऑन ऑफ के मैनर में लैच का. 0-1 बिट ऑन ऑफ टाइमर के साथ लैच. द मेमोरी डिवाइस विच आर सिमिलर टू EEPROM बट डिफर इन द कॉस्ट इफेक्टिवनेस इज कॉल्ड. EEPROM का मतलब इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और EEPROM की जो एडवांस टेक्नोलॉजी है वो क्या है? फ्लैश मेमोरी. फ्लैश मेमोरी में कितनी चीजों को रखते हैं? मैंने बताया था 3 प्रकार की डिवाइसेस को फ्लैश मेमोरी में रखते हैं. कौन कौन सी? मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव और एक डिवाइस और थी. कौन सी? एक तो पेन ड्राइव हो गई, एक मेमोरी कार्ड हो गई और एक SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव. इन तीनों को बोलते हैं फ्लैश मेमोरी, जो EEPROM कॉन्सेप्ट से ही बनी है ना. दैट इज कॉल्ड अ फ्लैश मेमोरी. बहुत प्यारा क्वेश्चन. डैश मेथड इज यूज्ड टू मैप लॉजिकल एड्रेस ऑफ वेरिएबल लेंथ इनटू द फिजिकल मेमोरी. किसके द्वारा मैपिंग की जाती है? सेगमेंटेशन के द्वारा. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. तो यहां से आपको 150 जो क्वेश्चन थे, यानी टोटल आपके 80 लगभग क्वेश्चन, इससे क्या शिक्षा मिलती है? व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी? द मोरल ऑफ द स्टोरी इज नंबर 1, इन डेप्थ पढ़ने की आदत डाली. जो ऊपर ऊपर से पढ़ने की आपकी आदत है ना, इसको छोड़ना पड़ेगा. इन डेप्थ पढ़ना पड़ेगा. पहले कॉन्सेप्ट पढ़ने होंगे, फिर उसके बाद एमसीक्यूज पर आना होगा. ऐसे क्या होता है कि आप लोग एमसीक्यूज पढ़े हुए भी नहीं कर पाते, है ना. आपने इसमें से कई सारे एमसीक्यू पढ़े हुए थे लेकिन फिर भी गलत किए ना. क्यों? क्योंकि आपने उनको रटने की कोशिश करी. जब जब आप चीजों को रटने की कोशिश करेंगे तब तब आपसे गलत होगा. जब जब समझ के करेंगे तब तक फायदा होगा. पहला. दूसरी बात, जो अभी तक आप लेकर चल रहे थे ना कि सर बीपीएससी में ये नहीं है, सर एस्टेट में ये है, सर दोनों का सिलेबस अलग अलग है, इस बात को भूल जाइए. बीपीएससी और एस्टेट क्या करते हैं? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही उठा के बना देते हैं, है ना. बीपीएससी के कितने सारे सेट हो गए आपके पास? इन सभी सेट में से आगे भी पूछे जाएंगे. अब एस्टेट के कितने सेट हो गए आपके पास? इन्हीं सेट से आगे भी पूछे जाएंगे. तो पहले जितने भी प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स हैं इनको एनालाइज करिए, इनको बार बार देखिए, इनके कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करिए, और फिर जिन टॉपिक से कवर है उनको भी कवर करिए, और जिन टॉपिक्स को छोड़ दिया गया है ना, जैसे पाइथन यहां पर छोड़ दिया गया, अगली बार पूछा जाएगा. फिर मत कहना कि सर पाइथन देखिए पूछ लिया गया. इसीलिए मैं कहता हूं कि सब कुछ पढ़ो. छोटे से छोटा टॉपिक नंबर सिस्टम, C++, जावा के बेसिक्स पढ़ो कम से कम. पाइथन पढ़ लो डीप में, क्योंकि पाइथन बेसिक से हाईएस्ट लेवल तक कभी भी पूछा जा सकता है ना. इस बार नहीं पूछा, आगे पूछेंगे. ये मत कहना पाइथन कोर्स में नहीं है. तो इसीलिए सब कुछ पढ़ो. ऑपरेटिंग सिस्टम डेप्थ में जाकर पढ़ो, है ना. डेप्थ में क्वेश्चंस आए हैं. बूलियन अलजेब्रा इन डेप्थ पढ़ो, क्वेश्चन आते ही आते हैं. कंप्यूटर आर्किटेक्चर से कितने क्वेश्चन बने हैं, सीपीयू प्रोसेसर से कितने क्वेश्चन बने हैं, है ना, आर्किटेक्चर से कितने क्वेश्चन बने हैं. तो जब तक नेटवर्किंग, डेटाबेस, जब तक बिल्कुल बेसिक से पूरा एडवांस कवर नहीं करोगे ना, तब तक खुद को कॉन्फिडेंस नहीं आएगा. और जब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा
तब तक आप सोच नहीं सकते कि पेपर को क्वालिफाई करें, क्योंकि कंपटीशन इतना ज्यादा है। अब यहां भी देखो, है ना, जिस कैंडिडेट का ये था उसने काफी सारे आंसर सही भी लगाए हैं, तो कंपटीशन तो है ना। जिसने अच्छे से पढ़ा वो ले जाएगा, और जिसने थोड़ी सी कंजूसी करी पढ़ने में वो दोबारा से फिर पढ़ेगा। और दोबारा से पढ़ने में बहुत मेहनत लगती है कि फिर क्लियर हो या ना हो, बहुत एफर्ट्स लगते हैं, पूरा टाइम जाता है 6 महीने का तैयारी करने में, है ना। मेहनत तो लगती है, ये हमसे आप लोग से बेहतर कौन समझ सकता है। हम पढ़ाते हैं, हम समझ सकते हैं, आप पढ़ते हैं, आप समझ सकते हैं, लेकिन घर वाले नहीं समझेंगे ना। घर वालों से क्या कहोगे, पेपर टफ आ गया? घर वालों से क्या कहोगे, हमने कम पढ़ा? नहीं कह सकते, है ना। उनको रिजल्ट चाहिए, तो रिजल्ट देने के लिए हमें अपने आप को झोंकना होगा, सही डायरेक्शन में पढ़ना होगा, बातों को मानना होगा, है ना। अभी तक जो इग्नोर करने की आदत थी ना, उसको छोड़ना होगा, तभी जाकर सिलेक्शन होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट सेशंस में और प्रैक्टिस के लिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और सेशन को लाइक कर दीजिएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड टेक केयर।